हे बडीज, वेलकम टू माय चैनल बुक ऑफ मानवा। आज के एपिसोड में हम आई एम रियली नॉट द डीमन गोरलेकी की मानवा को एक्सप्लेन करेंगे, जो कि काफ़ी मज़ेदार मानवा होने वाली है। एपिसोड की शुरुआत में हम एक काली बिल्ली को देखते हैं जो कि बाहर बारिश में किसी घर की छत के ऊपर बैठी हुई होती है, और यहीं से हम लोगों का सिटी का व्यू भी दिखाया जाता है। सीन एक दुकान की तरफ शिफ्ट होता है और उस दुकान के बाहर हमें शॉप ओपन का साइन दिखाई देता है। दुकान के अंदर एक लड़का किताब निकाल रहा होता है जो कि उसी दुकान का ओनर होता है, और वो बोलता है, इतनी बारी बारिश, मुझे डर है कि आज मेहमानों के बिना एक और दिन हो सकता है। और फिर साथ में हमें उसका चेहरा दिखाया जाता है जो कह रहा होता है कि क्या होगा अगर कोई इस बारिश में छाता लाना भूल जाए, क्या इस तूफान के दौरान वो यहाँ पर रुकेगा। और वो कह रहा होता है कि क्या मैं एक चैरिटेबल पर्सन नहीं हूँ, मुझे बस उम्मीद है कि ये प्यारा सा छोटा काम मुझे किसी से पैसे दिला सके। स्वाभाविक रूप से यदि कस्टमर मेरे दयालुता यानी कि काइंडनेस से प्रभावित होते हैं, वह इसका फ़ायदा उठा सकते हैं और शायद एक या दो किताबें खरीद भी सकते हैं। वह सच में क्या बात है। और इसी के साथ हमें आसमान में एक बड़ा सा चांद दिखता है और हमें कहीं से एक स्वॉर्ड की आवाज़ सुनाई देती है, जिसका मतलब होता है कि कहीं पर फाइट हो रही होती है। सीन फाइट पर शिफ्ट होता है जो कि किसी लड़की का दिखाया जाता है, और वो बड़ी स्पीड से स्लैशेस लगाते हुए आगे जा रही होती है। उसके पीछे दो लोग भाग रहे होते हैं और उसी लड़की पर नाइफ से हमला करते हैं। वो लड़की उनके अटैक को डॉज कर लेती है, पर पीछे की ओर मुड़कर एक आदमी की तरफ अटैक करती है, और वो अटैक सीधे एक आदमी के सिर में जाकर लगता है, जिसे वो वहीं पर चिल्लाना शुरू कर देता है। फिर तभी वो लड़की बड़ी स्पीड से दूसरे आदमी के पीछे आ जाती है। इससे पहले कि वो बंदा कुछ सोच पाता, वो लड़की उसका वहीं पर एकदम खतरनाक वाले तरीके से काम तमाम कर देती है। लेकिन फाइट में उस लड़की की टांग पर एक इंजरी हो जाती है और वो बोलती है कि चलो, इनका खेल तो ख़त्म हुआ, पर यह छोटी सी इंजरी कोई ज़्यादा चिंता की बात नहीं है। और साथ ही सोचती है, लेकिन भले ही ये खून मुझ पर कैसा भी असर डालता है, इसको ठीक होने में कम से कम 1 घंटा तो लगेगा। अगर मुझे छिपने की जगह नहीं मिली तो मैं खतरे में पड़ सकती हूँ। और इसी के साथ वो कहती है, टाइम, मुझे टाइम चाहिए, कहती हुई वहां से चली जाती है। और उसके जाने के बाद हमें उन सभी डेड बॉडीज का ढेर दिखाया जाता है। जाते टाइम उसकी नज़र एक स्टोर पर पड़ती है, और यह स्टोर उसी व्यक्ति का होता है जिसे शुरू में हमें दिखाया गया होता है। वो लड़की दरवाज़ा खोलते समय अपने मन में सोच रही होती है कि इतनी सारी दुकानें, लेकिन फिर भी इस तरह के मौसम में सिर्फ यह किताब की दुकान ही क्यों खुली है, क्या यह कोई इत्तेफाक हो सकता है। और अपनी चोट को टच करती हुई कहती है, या फिर ये एक जाल भी हो सकता है। लेकिन उस लड़की के पास कोई दूसरी ऑप्शन नहीं होती। वो कहती है, मुझे जल्दी से जल्दी यहाँ थोड़ा समय रुक कर आराम करना होगा। सभी बातों को एक तरफ रखो और अंदर चलते हैं, जो होगा देखा जाएगा। और वो लड़की बुक स्टोर में एंटर कर जाती है। जैसे वो लड़की दरवाज़ा खोलकर अंदर आती है और वहाँ से सामने की ओर देखती है, तो उसके सामने वही लड़का दिखाया जाता है, और वो लड़का उसे देखकर स्माइल करके उसको वेलकम मैम कहता है। लेकिन वो मन ही मन सोच रहा हो कि मैंने इंतज़ार में इतना समय बिताया, एक प्यारे कस्टमर के लिए बारिश का सामना करना, तो ये मेरे लिए कोई बड़ी डील नहीं है। और वो कहता है कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप इसे किस तरह से देखें। फ़ोटो को देखकर आप लोग तो समझ गए होंगे दोस्तों कि ये किसकी बात कर रहा है। वो लड़का मन में सोचते हुए कहता है, इसको अब कैसे हैंडल करना है, वो उस पर थोड़ा गौर किया जाए। वो लड़की से कहता है, मैंने वहाँ एक गर्म तौलिया रखा है मैम, क्या आप बारिश के पानी को बॉडी से थोड़ा साफ करना चाहती हो, या आपके सेंट्रल हीटिंग की आवश्यकता है मैम। इसके बाद लड़की मन में सोचती है, आखिर ये यहाँ कितने टाइम से इंतज़ार कर रहा है और इसके पास वो सब कुछ है जो मुझे चाहिए। आखिर कैसे किताबों की दुकानों में इतना सामान हो सकता है, ये किसी भी तरह से ठीक नहीं है। कुछ हो ना हो, ये स्टोर कीपर कुछ तो जानता है। टॉवल से चेहरा साफ करते हुए लड़की उसको थैंक्स कहती है और कहती है, नहीं, मुझे और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। ये सब कहने के बाद वो सोचती है, ये लड़का किस फैक्शन का हो सकता है। क्या ये आर्काना टावर का मेंबर हो सकता है, या फिर ये वेलपुर ग्रीस नाइट फैक्शन से हो सकता है। किसी भी तरह से ये लड़का एक साधारण बुक स्टोर का मालिक तो नहीं लगता। फिर लड़की सीधा उससे पूछती है, क्या तुमने अभी कहा तुम मेरा इंतज़ार कर रहे थे। तो वह लड़का कहता है, राइट, कि किस्मत कितनी रहस्यमय तरीके से काम करती है, हम दोनों का एक साथ में बैठना, जबकि हम पहले कभी नहीं मिले। स्टोर कीपर कहता है, ऐसा लग रहा है आप वैक्साटिशियस ट्रबल, एक विकराल समस्या का सामना कर रही हो, जैसे कि साइकोलॉजिकल इंकलिंग।
और कहता है कि इन बातों का अपने आप में कोई मतलब नहीं है, यह सिर्फ एक साइकोलॉजिक इंकलिंग है। तो लड़की उसको हाँ में आंसर करती है और शॉपकीपर आगे उसको बताता है हाँ, ज्यादातर कस्टमर अपनी स्थिति से मानसिक संबंध बना लेते हैं और दुखी होने लगते हैं। लड़की उसके बाद आंसर करती है, मैंने सचमुच में अपने आप को एक हार्ड सिचुएशन में डाला है। इस लेवल पर मैं प्रेजेंट में इस व्यक्ति को दोस्त या दुश्मन के रूप में नहीं पहचान सकती। उसके वर्ड्स के साथ चलो और उसकी आइडेंटिटी और उसके पर्पस ढूंढने में कोशिश करो। लड़की की बात सुनने के बाद लड़का बोलता है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो मुझे लगता है कि यह किसी तरह का पर्सनल रिलेशन प्रॉब्लम है, जैसे कि वोग वर्डिंग टैक्टिस, जिसका मतलब एक चीटर, क्लेवर और बदमाश मास्टरलाइन की सामान्य तकनीक जैसा है। तभी लड़की हैरानी से उसे देखकर सोचती है, उसका क्या मतलब है? क्या ये लोगों को गुमराह करना नहीं है? तो क्या ये पर्सन ये कह रहा है कि वह पहले से ही सब कुछ जानता है? शॉपकीपर उसको कहता है, क्यों ना इस पर बात करने के लिए सबसे पहले एक सीट लेने के बारे में आपका क्या ख्याल है? लड़की फिर से सोचने लगती है कि इतने कम समय में व्हाइट वुल्फ वारी लोगों को मेरे खिलाफ इंटरनल रिविल का एहसास हो गया होगा। समय के हिसाब से इसके बाद ऐसा नहीं सुना जा सका, उसने स्टार्टिंग से ही सारी सिचुएशन को कंट्रोल ना कर लिया हो। इसके अलावा मुझको बिट्रेयल यानी कि विश्वासघात का सामना करना पड़ा। सब कुछ ये उस आदमी की गलती है। अब यहाँ पर किस आदमी की बात हो रही है ये आगे के एपिसोड में पता चल जाएगा। आगे वो कहती है, एग ऑफ द मैजिक मिरर स्पिरिट को कंट्रोल करने की पावर एक राक्षस का जन्म हुआ, जिसकी वजह से कई सालों की फ्रेंडली फीलिंग को इतनी आसानी से लालच और अपने खुद के मतलबों ने बदल दिया है, इस हद तक कि कोई भी किसी को मिटाने के लिए कोई किसी पर जरा सा भी रहम नहीं करेगा। तभी ये सारी बातें सुनकर हमारा शॉपकीपर अंदर ही अंदर कार्टून जैसा फेस बनाते हुए सोचता है, आहा, एक मेलोड्रामा, फ्रेंड्स, प्लेयर और मिस्ट्रीज, ये कोई बुरा आइडिया नहीं हो सकता। जब कोई मेलोड्रामा हो तो मेरे लिए इसका फायदा उठाना आसान हो जाता है। तभी शॉपकीपर बोलता है, किसी भी स्टोरी का कभी भी केवल एक ही साइड यानी कि एक ही पहलू नहीं होता। भले ही आपको धोखे का सामना करना पड़ा हो, फिर भी यह दूसरों को एकदम क्लियर देखने का चांस क्यों नहीं हो सकता? तभी लड़की फिर से मन में सोचती है, ऐसा लगता है कि उसे इस मामले के बारे में पहले से ही सब कुछ पता है। ये सही है, जब तक कोई उनके लालची स्वभाव को ट्रिगर करता है तब तक आज की घटनाओं की याद दिलाने वाला एक और सीन सामने आ जाएगा। और फिर लड़की शॉपकीपर से कहती है, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, लेकिन इस धोखे की वजह से पहले मुझे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी और मैं सीरियसली इंजर्ड भी हुई हूँ। अगर मैं अब केवल ह्यूमैनिटी की बुरी साइड ही देख सकती हूँ तो इसका क्या इस्तेमाल हो सकता है? सीन फिर शॉपकीपर पर शिफ्ट होता है और वो सोचता है उसने बहुत कुछ खोया है और उसे गंभीर चोट लगी है। और फिर शॉपकीपर बोलता है, जब आप समझ गई होंगी कि असली रंग और झूठे इरादे क्या हैं, आपको उन लोगों के लिए पछतावा महसूस नहीं होगा जिन्होंने आपको बाद में नुकसान पहुंचाया है, भले ही वह कभी एक ऐसा पर्सन था जो आपको बहुत करीब था। लड़की बैठे बैठे शॉपकीपर के बारे में सोचती है। उसका नेचर चालाक और काफ़ी ग्रेसफुल है और वह एक ही टाइम में शिकारियों से नफरत करता है। ऐसा लगता है कि ये शॉपकीपर का ओनर एक हाई लेवल का डार्क मैजिशियन है। फिर लड़की शॉपकीपर से बोलती है, फिर आप क्या सोचते हैं मुझे क्या करना चाहिए? तभी शॉपकीपर अपनी बैडस आवाज में बोलते हुए कहता है, तो फिर वो काफ़ी मीनफुल पर्सन था जो कि ये एक आंख के बदले एक आंख और एक दांत के बदले दांत लेने जैसा हो सकता है। इस तरह के कचरे से निपटने में कोई नरमी नहीं बरतनी चाहिए। लड़की शॉपकीपर की इसी बातों को सुनकर थोड़ा घबराते हुए कहती है, मुझे परमिशन दी जानी चाहिए थी टेंगरेस करने की। तभी शॉपकीपर मन ही मन खुश होकर कहता हुआ दिखता है, ऐसा लगता है कि कुछ गड़बड़ है। कोई बात नहीं, ये बिल्कुल सही है, लगता है अब बिजनेस करने का समय आ गया। तभी शॉपकीपर कहता है, मैं सोच रहा हूँ शायद अब आपको इस बुक की ज़रूरत होगी। और जब शॉपकीपर उसके सामने ये बुक रखते हुए कहता है, मुझे अभी अभी इसे पढ़ने का मौका मिला, ऐसी लड़की के लिए इस तरह की समझ से बाहर की किताब सबसे सही रहेगी। और इस बुक का नाम ब्लड एंड बीस्ट होता है, जिसे देखकर लड़की हैरानी से सोचती है, इस किताब का नाम मैंने पहले कभी क्यों नहीं सुना और ये लड़का मुझे इस टाइम पर यह बुक क्यों दे रहा है? तब लड़का आगे उसको बताता है, इसका सामना करो, मुझ पर विश्वास करो और तुम्हारा फिर से रीबर्थ यानी कि पुनर्जन्म होगा। द डिसीजिव कंक्लूजन। ये बातें करने पर लड़की बहुत हैरान हो जाती है और शॉपकीपर को देखती रहती है। लड़का कहता है, खैर ये सब छोड़ो, कल के नए दिन के लिए चीयर्स करते हैं। लड़की उसको थैंक्स बोलती है कि आपने मुझे गाइडेंस दी,
मैं उसे याद रखूंगी और तुम्हारी बताई गई सभी बातों को फॉलो भी करूंगी। जैसे ही चेयर्स करके लड़की उस चाय के कप को पीती है तभी शॉपकीपर परेशान होते हुए कहता है, WTF, यह तो उबला हुआ पानी है। क्या इस लड़की ने इसे सच में पी लिया? मैं तो बस इसके पेट को थोड़ा गर्म करना चाहता था। और ये सब सोचते हुए वो कहीं और ही देख रहा होता है और कहता है, चलो खैर, लगता है सब ठीक है और कुछ भी गलत नहीं है। चाय पीने के बाद लड़का उस लड़के को कहता है, मैम आपको यहाँ लाइब्रेरी का एक कार्ड भरना होगा। लाइब्रेरी कार्ड को देखकर लड़की थोड़ी घबराने लग जाती है। बुक लेने के बाद लड़की उस कार्ड में किताब का नाम और अपना नाम जी जीशु भरती है। तो फाइनली गाइस हमें यहाँ पर लड़की का नाम बता दिया जाता है जिसका नाम जी जीशु होता है। कार्ड उठाने के बाद शॉपकीपर उसका नाम पढ़ता है। उसको फेमस टाइकून जी बोनू जी की याद आती है और बहुत ध्यान से सोचते हुए कहता है, क्या उनकी एकलौती बेटी इसी नाम से जानी जाती? यह सब देखने के बाद उसकी आंखों में एक अलग ही चमक आ रही होती है और वो सोचता है, ऐसे लग रहा है जैसे मैंने सोना हासिल कर लिया है। शायद मैं इसको फंसा सकता हूँ। लेकिन इसके साथ वो कहता है, सब्र, मुझे सब्र रखने की ज़रूरत है। धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा लगातार काम करना है, किस्मत को हासिल करना, यह सही रास्ता है। फिर शॉपकीपर जी जीजू से कहता है, उधार लेने की अंतिम तिथि अब से 1 महीना है और आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा 7 दिन तक और अपने पास रख सकती हैं। और अपने पास रख सकती हैं। और मैम बारिश अभी भी तेज़ है, इसीलिए मैं आपको एज ए कंपनी ये छाता उधार दे दूंगा। लेकिन जब आप किताब वापस करने आओगी तो इसे वापस लाना याद रखें। जी जीशु छाता लेते वक्त उसको हेल्प के लिए थैंक्स करती है और जाने से पहले जी जीशु शॉपकीपर से कहती है कि क्या हम एक दूसरे को जान सकते हैं। इसी के साथ वो अपना जी जीजू से इंट्रोडक्शन करते हुए कहता है, मैं लीन जी हूँ, बस एक साधारण किताब की दुकान का मालिक, दूसरों की मदद करने के लिए तैयार और एक इच्छुक पर्सन। जी जीशु कहती है, इसका शायद अपनी आइडेंटिटी रिवील करने का मन नहीं था, पर फिलहाल इसको मेरी तरफ होना चाहिए। फिर ज़्यादा टाइम जी जीशु लिन जी से कहती है, गुड नाइट, आपके लिए रात अच्छी हो। तो लिन जी भी उसको बाय बोल देता है और मैं आपकी अगली जर्नी का वेलकम करता हूँ और साथ में उसको सड़क पर सावधान रहने को कहता है। जी जीशु के चले जाने के बाद लिन जी एक जोर से अंगड़ाई लेते हुए कहता है, मैंने आज एक और अच्छा काम किया। हर दिन एक अच्छा काम जिससे बॉडी और आत्मा को अच्छा महसूस होता है। और फिर लिन जी दुकान को साफ करके एक न्यू कस्टमर का इंतजार करने लग जाता है। सीन फिर से जी जीशु का दिखाया जाता है जो कि बारिश में जा रही होती है। जी जीशु रास्ते में जाते जाते बात कर रही होती है, डरपोक आदमी, क्या इसका मतलब यह है कि तुम चाहते हो कि मैं टाइम से पहले उस कमीने धोखे देने वाले को ख़त्म कर दूं और इसके बाद शायद से हम दोबारा फिर मिलें। अचानक जी जीशु की नज़र सामने की ओर जाती है और वो सामने की ओर देखकर घबराने लग जाती है क्योंकि जी जीशु के ठीक सामने कोई पर्सन खड़ा होता है जिसने टोपी डाली होती है और छाता पकड़कर बारिश में खड़ा हुआ होता है और उसके ठीक दूसरे हाथ में एक बुक पकड़ी होती है। तो दोस्तों आज का हमारा फर्स्ट एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। अब यह पर्सन कौन होता है और क्या करने के लिए आया होता है ये हमें इसके अगले एपिसोड में पता चलेगा। इसके आगे की मानवा स्टोरी हमें आने वाले चैप्टर में पता चलेगी जो कि काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार होने वाली है। चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए ताकि आप इसी तरह की और अमेजिंग मानवा स्टोरी मिस ना कर सको। शुक्रिया।